नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर इस क्लास में हिंदी नाटक समझाने वाली हूँ। तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जो मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं, उनसे निवेदन है कि वह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे प्रत्येक वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। हिंदी की गद्य विधाएं चूंकि चल रही हैं तो इसमें उपन्यास, कहानी, एकांकी आदि टॉपिक आपके हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में नाटक और नाटक का पूर्ण विकास। तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल में। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी नाटक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी नाटक। गद्य विधाओं के अंतर्गत नाटक पढ़ेंगे। नाटक विधा। नाटक चूंकि आप लोग जानते होंगे कि रंगमंच पर जब हम किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रस्तुतिकरण को हम नाटक कहते हैं। नाटक के अंतर्गत कई पात्र होते हैं और उन पात्रों के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण की जाती है। अब हम देखेंगे कि नाटक है क्या। सबसे पहले हमको अब ये देखना है कि नाटक क्या है। तो भारतीय वाङ्मय में नाट्य शास्त्र को आप लोग ध्यान से लिखते जाइएगा, क्योंकि ये जो मैटर यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बहुत ही किताबों का निचोड़ यहाँ पर आपको संपादित करके देती हूँ। संपादित इसलिए बोल दिया है क्योंकि इस बोर्ड पे जो एक एक शब्द लिखा है वह मेरे स्वयं के द्वारा लिखा गया है। जो मैंने पढ़ा है, लिखा मेरे स्वयं के द्वारा गया है। भारतीय वाङ्मय में नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा गया है। पांचवा वेद क्यों कहा गया है? आप लोगों ने पहले यदि कहीं सुना हो तो जिस प्रकार से 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसी प्रकार से भारतीय वाङ्मय में नाटक को 5वां वेद स्वीकार किया गया है। अब इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया देख लेंगे, फिर हम देखेंगे नाटकों का विकास क्रम। कहते हैं देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, आप लोग अच्छे से यहाँ पर लिखते जाएं, ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस तत्व लेकर 5वें वेद नाट्य की स्थापना की थी। ये हमको थोड़ा सा पढ़ने के लिए मिलता है कि इस प्रकार से नाटक की स्थापना की गई थी। नाट्य शास्त्र तो चूंकि भरत मुनि का है और उन्हीं के द्वारा नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा गया था। अब हमको देखना है नाटक के संबंध में कुछ परिभाषाएं कि नाटक क्या होता है, इसके लिए किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो आप लोग मेरे साथ यदि इस क्लास में नाटक को समझेंगे, हिंदी नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई है, किस प्रकार से होती है और यह प्रचलन में कब से आया, तो आपको बहुत सारे प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर मिलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर मेरे स्वयं के द्वारा हिंदी में यूजीसी नेट की तैयारी की जा रही है और मैं यहाँ पर आपको जो भी प्रतिदिन क्लास में पढ़ाती हूँ वह उससे मेरी तैयारी और भी मजबूत हो रही है, क्योंकि तैयारी में बहुत ही संघर्षमय रूप में कर रही हूँ। चूंकि फैमिली के साथ में रहना और बच्चों को संभालते हुए तैयारी करना बहुत ही संघर्षमय हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को YouTube के माध्यम से पढ़ाना जरूरी समझा, जिससे मेरी तैयारी होती जाएगी और आप लोगों को भी कुछ लाभ मिलेगा। तो ये हमने देखा है नाटक क्या होते हैं और नाटक की विशेषता क्या है। एक तरह से विशेषता ही कह देंगे, क्योंकि इसको 5वां वेद माना गया तो ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता हो जाती है। अब हमको देखना है कि भरत मुनि, चूंकि आधुनिक युग में अब हमको देखना है भारतेंदु। भरत मुनि का नाम मुझे याद आ गया। आधुनिक युग में भारतेंदु युग के
भारतेंदु युग से ही नाटकों का प्रादुर्भाव माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी ने बहुत से नाटक लिखे। कहा जाता है कि भारतेंदु युग से पूर्व भी कुछ नाटक लिखे गए, चूंकि उन्हें इतनी प्रामाणिकता नहीं प्रदान की गई। वह नाटक कौन से हैं वह भी मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए जरा भी क्लास को स्किप मत करिएगा। भारतेंदु जी के अनुसार नाटक क्या होते हैं? तो भारतेंदु जी ने कहा है, नाटक शब्द का अर्थ है नट लोगों की क्रिया। बहुत ही सिंपल और आसान शब्दों में भारतेंदु जी ने कहा था, नाटक नट लोगों की क्रिया को कहते हैं। नट कौन होते हैं? जो अभिनय करने वाले लोग होते हैं उन्हीं को नट कहते हैं। उनके द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया जाता है उसको नाटक की क्रिया या नट लोगों की क्रिया कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हमको देखना है बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक की विषय परिभाषाओं के अंतर्गत बहुत लोगों ने अपने अपने मत प्रदान किए हैं। चूंकि मैंने यहाँ पर कुछ प्रमुख लोगों के मत ही रखे हैं, क्योंकि इन लोगों के मत कई बार पेपरों में पूछ लिए गए हैं। अब हमको देखना है बाबू गुलाब राय के अनुसार नाटक। तो बाबू गुलाब राय मानते हैं, जीवन में लिखते जाइएगा, नाटक में जीवन की अनुकृति को शब्दगत संकेतों में संकुचित करके सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते प्रमाण रूप में अंकित किया जाता है। देखिए, बाबू गुलाब राय ने नाटक के संबंध में कितनी अच्छी अपनी परिभाषा दी है। परिभाषा मतलब अपने वक्तव्य कहे हैं कि नाटक क्या है, उनकी परिभाषा को समझिएगा। नाटक में जीवन की अनुकृति को जब हम कुछ करते हैं, हमारे किए गए कार्य को शब्दगत संकेतों में संकुचित छोटे रूप में सजीव पात्रों द्वारा, पात्र कैसे होते हैं? सजीव पात्रों द्वारा एक चलते फिरते प्रमाण के रूप में अंकित किया जाता है, उसे ही नाटक कहते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि नाटक होता क्या है। आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा, सभी बचपन से पढ़ते आए हैं, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें कई प्रस्तुतिकरण नाटक के माध्यम से करवाए जाते हैं। और अभी तो सरकार ने ऐसा भी कर दिया है कि यहाँ पर शिक्षक भी स्कूलों में नाट्य कृतियां करके अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो वह सभी नाटक के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आधुनिक युग से नाटक, तो अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पर मेन फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बहुत ही मोस्ट है, आप चाहें तो मेरे साथ में लिख सकते हैं। जैसे 17वीं 18वीं शताब्दी में रचे गए नाटकों में कुछ मुख्य नाटक मैंने आपको बताया है कि भारतेंदु युग से पूर्व भी कुछ नाटक लिखे गए थे, लेकिन उनकी इतनी प्रामाणिकता नहीं मिली है। लेकिन उन नाटकों को भी हमें पढ़ के चलना है। वह कौन कौन से हैं नाटक? 17वीं और 18वीं शताब्दी में लिखे गए जो नाटक हैं उनमें से भी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको मेन बिंदु की रूप में उनको भी लिखवा दिया है। देखेंगे यहाँ पर बोर्ड में स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पर मैंने बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया, लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा। 17वीं 18वीं शताब्दी में लिखे गए नाटक हैं ये सारी। जैसे हृदय राम कृत हनुमान नाटक। हृदय राम का कौन सा नाटक है? हनुमान नाटक। कई बार पेपरों में पूछ लिया गया है। हृदय राम कृत हनुमान नाटक, आप लोग ऐसा याद कर लीजिए तो कभी नहीं भूलेगा। अगला बनारसी दास कृत समय सार। मैंने इसको कृत शब्द जोड़ दिया है तो अच्छे से याद हो जाता है। बनारसी दास कृत समय सार। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है चंडी चरित्र। गुरु गोविंद सिंह का कौन सा नाटक है? चंडी चरित्र। हृदय राम कृत हनुमान नाटक। तो इस प्रकार से ये कुछ नाटक हैं जो 17वीं 18वीं शताब्दी में लिखे गए हैं। आप लोग चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखना जरूर समझा है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
हिंदी नाटकों का विकास क्रम, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी, हिंदी नाटकों का विकास क्रम। चलिए इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि अगर हम नाटक पढ़ रहे हैं तो नाटक के तत्व कौन से होते हैं वह भी हमें पहले जानना जरूरी होता है। तो हिंदी नाटकों का विकास क्रम हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देख लेंगे नाटक के तत्व। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सभी, नाटक के तत्व। नाटक के तत्व। नाटक के कितने तत्व होते हैं? प्रमुख रूप से सभी के सर्वमान्य मत के अनुसार नाटक के 6 तत्व होते हैं, क्योंकि भारतीय आचार्यों ने 4 माने हैं और भरत मुनि ने नाटक के 3 तत्व माने थे, लेकिन सर्वमान्य मत के अनुसार नाटक के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। कितने? 6। तो आज हमें उन्हें 6 तत्वों को देखना है। कौन कौन से? पहला है कथा वस्तु, दूसरा चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, संवाद योजना, चौथा हो जाएगा देश काल, इसी को वातावरण भी कहते हैं, वातावरण। अगला हो जाएगा भाषा शैली, भाषा शैली, और आपका लास्ट में हो जाएगा उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये है नाटक के 6 तत्व। तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि नाटक के तत्व भी पूछ लिए जाते हैं। और नाटक रूपकों में सबसे ज्यादा प्रमुख नाटक ही होता है। नाटक हमारे भारत की विधा है, इसलिए आप लोगों को यह बहुत ही विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि नाटक ही है जो हमारे भारत की विधा है। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है। किस धातु से बना है? संस्कृत की नट धातु से। अभी तक आपने उपन्यास देखा था तो उपन्यास बंगला की देन था। आपने कहानी देखी थी तो कहानी को कई भागों में बांटा गया था। इस प्रकार से नाटक हमारे भारत की ही विधा है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं हिंदी नाटकों का विकास क्रम। एक फैक्ट और आप लिख लीजिए, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाएंगे। नाटकों का विकास, नाटक का विकास आधुनिक युग के, आधुनिक युग के भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु युग से माना जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिए। अब हम देखते हैं हिंदी नाटकों का विकास क्रम। तो जो विकास क्रम है वह आपको देखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनते हैं। और चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि विकास कहाँ से होता है, तो भारतेंदु युग से। तो इसी प्रकार से आपको सरलता हो जाएगी कि नाटकों को कितने भागों में बांटा गया है। नाटकों को 4 भागों में बांटा गया है। इसका विकास क्रम 4 भागों में होता है। वह 4 भाग कौन कौन से हैं? भारतेंदु युगीन नाटक सन कब से है? 1850 से 1900 ईस्वी। द्विवेदी युगीन नाटक 1900 से 1920 ईस्वी। प्रसाद युगीन नाटक 1920 से 1936 ईस्वी। और प्रसादोत्तर युगीन नाटक 1936 से कह लीजिए कि अभी तक। ये 4 नाटकों के विकास क्रम है। तो आप लोग चाहें तो इनको लिख लें, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बन जाता है। यदि हम नाटक पढ़ रहे हैं तो हमें गहराई से पढ़ना जरूरी है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे
तो बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और किसी किताबों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमको देखना है कि हिंदी का प्रथम नाटक और नाटककार और उसको मानने वाले कौन रहे हैं। लीजिए, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप सभी से बीच में कहना चाहूंगी, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो रही होगी। जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वह मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर YouTube पर पढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम है। आप कहीं भी देखेंगे, एक क्लास को तैयार करने में मुझे इतना समय लग जाता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कैसे। एक क्लास यहाँ पर मैटर आपको इतना सा दिख रहा होगा, लेकिन समय बहुत अधिक लग जाता है मित्रों, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। YouTube पर मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके लिए माफी चाहूंगी। आगे देखती हूँ। हिंदी का प्रथम नाटक और नाटककार, उसको मानने वाला कौन है। आनंद रघुनंदन। किसके द्वारा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन को, जो कि महाराजा शिवनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसको माना है शुक्ल जी ने और बच्चन जी ने। तो जहां पर शुक्ल जी पहले मानने वाले हो जाते हैं, प्रस्तुता हो जाते हैं, वहां पर यह मुस्त हो जाता है। इसलिए हिंदी का प्रथम नाटक आप आनंद रघुनंदन को ही लगाइएगा। अगला देखते हैं। कुछ लोगों ने अलग माना है, जैसे कि विद्यापति ने गोरक्ष विजय नामक एक नाटक लिखा, उसको किसने माना पहला हिंदी का। गणपति चंद्र गुप्त ने। तो गोरक्ष विजय विद्यापति का नाटक है और इसको मानने वाले हैं हिंदी का प्रथम नाटक गणपति चंद्र गुप्त। आगे देखेंगे। भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम नाटक किसको माना है। भारतेंदु जी ने अपने पिता, भारतेंदु जी के पिता थे जो गिरधर दास, उनके द्वारा लिखा गया नहुस नाटक, इसको ही हिंदी का प्रथम नाटक माना है। तो ये थे तीन महान व्यक्तित्व जिन्होंने नाटक लिखे हैं और हिंदी का प्रथम नाटक मानने वालों की श्रेणी में इनका नाम आता है। पहला आनंद रघुनंदन, महाराज शिवनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया है, शुक्ल जी और बच्चन जी ने इसको पहला नाटक माना है। दूसरा है गोरक्ष विजय, विद्यापति के द्वारा लिखा गया है और गणपति चंद्रगुप्त ने इसे पहला नाटक माना है। और तीसरा नाटक जो है प्रथम नाटक की श्रेणी में आने वाला, वह है नहुस, भारतेंदु के पिता गिरधर दास जी द्वारा लिखा गया है और इसे प्रथम नाटक किसने माना, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं। तो इस प्रकार से आप लोगों से ये वाले कंफ्यूजन तो सारे दूर हो गए होंगे कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है। यदि प्रश्न आ जाए और उसके प्रस्तोता दिए जाएं तो आपको लगाना है उनके अनुसार, और यदि प्रश्न नहीं आता है, मतलब प्रश्न आ जाए और उसमें प्रस्तोता मानने वाला नहीं दिया जाए, तो आपको डायरेक्टली आनंद रघुनंदन लगा देना है। ठीक है मित्रों, क्लियर हो गया होगा इतना टॉपिक। अब हम चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है टॉपिक, इसलिए क्लास लंबी ना हो जाए, जल्दी से हम देखते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा और बतला दूं मैं, क्योंकि यदि हिंदी के पहले नाटक की बात आई है तो उससे संबंधित हमें और भी कुछ जानना जरूरी हो जाता है। जैसे आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक, यदि प्रश्न आ जाए आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, अभिनीत नाटक, क्योंकि अभी फिलहाल में वर्ग 1 में आया था कि हिंदी का वह कौन सा नाटक है जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था, तो ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं। वह कौन सा है। अभिनीत नाटक है शीतला प्रसाद का जानकी मंगल। किसका है। शीतला प्रसाद, शीतला प्रसाद त्रिपाठी थे ये, त्रिपाठी का कौन सा, जानकी मंगल। इस नाटक को हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कहा जाता है
और इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। आप लोग याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि ये जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही मोस्ट है और आप लोगों को किसी भी किताब में ये फैक्ट एक साथ नहीं मिलने वाले, इसलिए ध्यान रखिएगा। आगे और कुछ बताना चाहूंगी कि अब आ जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इनमें अधिकतर विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज होते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक। अब खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक क्यों? क्योंकि आनंद रघुनंदन है वह ब्रज में लिखा गया, गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में लिखा गया और ये लिखा गया था भारतेंदु के पिता ने लिखा था, तो संस्कृत निष्ठ हिंदी होगी। कंफर्म नहीं है मुझे यहाँ, आप लोग इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक है आपका शकुंतला। ये खड़ी बोली हिंदी का पहला नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम नाटक है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि कौन सा नाटक प्रथम है और कौन सा किस आधार पर प्रथम माना गया है। तो अब आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस नाटक के अंतर्गत आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो शकुंतला नाटक है, इस नाटक में अभिनय करने के लिए, शकुंतला नाटक में अभिनय करने के लिए भारतेंदु युग के प्रमुख व्यक्ति प्रताप नारायण मिश्र ने पहली बार अपने पिता से अपनी मूछें मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगी थी। यह मैंने आपको इसलिए बता दिया कि शायद कभी प्रश्न आ जाए यदि कि किस नाटक में प्रताप नारायण मिश्र ने अपनी मूछें मुड़वाने की आज्ञा मांगी थी, तो वह है शकुंतला नाटक। बहुत ही मेन फैक्ट है मित्रों, आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम कुछ नाटक और प्रमुख नाटककार। सबसे पहले देखते हैं हम भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने लगभग कई नाटक लिखे हैं। उन्होंने कुछ मौलिक नाटक भी लिखे हैं और कुछ अनुदित भी। 17 नाटक लिखे हैं भारतेंदु जी ने। इसमें से 8 इनके मौलिक हैं और 9 शायद इनके अनुदित हैं। तो इनके नाटक देखेंगे हम। इनके नाटक हमेशा क्रम से पूछे जाते हैं। इनके नाटकों में जो है भारतेंदु जी के में क्रमबद्धता अधिकतर पूछी जाती है, इसलिए इनकी आप लोगों को सन भी याद करनी होगी। यदि हो सके तो आप लोग सन भी याद करिएगा। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती 1873, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1880 में भारत दुर्दशा। अगला नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, रत्नावली आप लोगों को साफ दिख रहा होगा मित्रों, रत्नावली, विद्या सुंदर, मुद्रा राक्षस, पाखंड विडंबना या पाखंड विडंबन भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो ये थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक। आगे देखेंगे हम जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाटक है। इनकी भी नाटकों में क्रमबद्धता बहुत अधिक पूछी जाती है। जयशंकर प्रसाद जी के पहला है सज्जन 1910 में, सज्जन नाटक 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, अज्ञात शत्रु, यहाँ पे अज्ञात नहीं है, आजात शत्रु है, आजात शत्रु, आजात शत्रु, अजात शत्रु 1922 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, स्कंद गुप्त 1928 में, कामना नाटक भी है एक इनका 1800
27 है शायद इसकी सन, हाँ। कामना नाटक 1827। इनके और भी नाटक हैं जैसे कि ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। एक घूंट को भी कुछ लोग इनके नाटक की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि एक घूंट इनका एकांकी के अंतर्गत आता है। आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा एक घूंट किस विधा के अंतर्गत आता है। आपको यदि अच्छे से मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखेंगे हम भीष्म साहनी। अब हमको देखना है भीष्म साहनी के नाटक। इनके तो बहुत ही सरल हैं। हानुस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, मुआवजे। इनके भीष्म साहनी जी के नाटक बहुत ही जल्दी याद हो जाते हैं। कौन कौन से? हानुस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, मुआवजे। अब देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल। इनके हैं अंधा कुआं, मादा, कैक्टस, सूर्यमुख, कर्फ्यू, यक्ष प्रश्न। इनके नाटक कई बार प्रश्न पेपरों में आ चुके हैं। ये यक्ष प्रश्न बहुत ही मोस्ट है। आगे देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर के तो आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा आदि, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। देखिएगा कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति, ये सब इनके प्रमुख नाटक हैं। इसलिए 4-5 नाटक हैं इनके किसके? जगदीश चंद्र माथुर के। तो आप लोग याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही मित्रों। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। आपको यदि मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे प्रत्येक क्लासेस को अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। और यदि कोई अलग से टॉपिक यदि आप चाहते हैं कि उस पर मैं आपको वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि जो भी मित्र मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वह मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ इतनी छोटी सी क्लास बनाने में बहुत समय लग जाता है। मित्रों आपका यदि सपोर्ट रहेगा तो मैं प्रोत्साहित होती रहूंगी और समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेशनल वीडियो भी देखने को मिलते हैं। तो बने रहिएगा साहित्य सफर चैनल के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।